क्या बोल रहे हैं? द ऑपरेशनल जस्टिफिकेशन ऑफ मोदी मिलर हाइपोथेसिस एक्सप्लेन थ्रू फंक्शनिंग ऑफ द आर्बिट्राज प्रोसेस एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट लेवरेज बाय पर्सनल लेवरेज। सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं क्या बोलता हूँ, मोदी एंड मिलर क्या बोलते हैं कि हमको जब टैक्स नहीं होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर से फर्क ही नहीं पड़ता है, कैपिटल स्ट्रक्चर से फर्क नहीं पड़ता है। तो चाहे मैं लिवर्ड फर्म में पैसा लगाऊं, चाहे अनलिवर्ड फर्म में पैसा लगाऊं, मेरा रिटर्न क्या होना चाहिए सर? इक्वल होना चाहिए। मेरा रिटर्न क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। भाई मार्केट में रिलायंस के शेयर अगर 1,000 रुपए के बिक रहे हैं, तो चाहे मैं एनएससी में जाऊं चाहे मैं बीएससी में जाऊं, 1,000 रुपए के 1,000 रुपए में मिलने चाहिए। सर बात तो एकदम सही है। एक ना टर्म आती है आर्बिट्राज। पहले अपन आर्बिट्राज का मतलब समझते हैं एंड देन अपन उसके एग्जांपल्स पे जंप करेंगे। आर्बिट्राज का मतलब होता है अर्निंग रिस्क फ्री प्रॉफिट बाय एक्सप्लॉइटिंग द प्राइस डिफरेंस बिटवीन द टू फर्म्स दैट शुड लॉजिकली हैव द सेम वैल्यू। सर बर्गर, मैं क्या बोल रहा हूं, बर्गर, बर्गर खाया क्या आपने? अगर एक मार्केट में, मार्केट ए है एंड ये मार्केट बी है, अगर एक मार्केट में बर्गर मिल रहा है सेम टू सेम डिट्टो डोमिनोज मैकडोनल्ड्स का, कितना सर? 50 रुपए का, एंड इसी मार्केट पे ये मिल रहा है 80 रुपए का। मैं बोल रहा हूँ हर एक चीज सेम है, इंग्रेडिएंट भी सेम है, क्वालिटी भी सेम है, टेस्ट भी सेम है, हर चीज सेम है, तो आप कहाँ जाके खाना पसंद करोगे? सर ऑब्वियस ही बात है, हम सस्ते में जाके खाना पसंद करेंगे। मैं बोलता हूँ मैं बोलता हूँ कि शेयर प्राइस आपके, या फिर ऐसा बोलना चाहिए, शेयर्स आपके रिलायंस के, आपको पता है कायदे से जनरली 1,000 रुपए के मिलने चाहिए, शेयर प्राइस 1,000 रुपए के मिलने चाहिए, एंड एक मार्केट में ये मिल रहे हैं 1,200 के, एंड एक मार्केट में मिल रहे हैं 800 रुपए के। जनरली आप क्या करोगे? आप सोचोगे यार इसकी वैल्यू कितनी है शेयर की? 1,000 रुपए की, और इस मार्केट में कितने में बिक रहा है? 1,200 रुपए में। तो कहीं ना एक दिन आएगा ऐसा जो 1,200 रुपए की वैल्यू वापस से 1,000 रुपए हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस मार्केट में जाओ तो आप बोलोगे कि सर 800 रुपए के बिक रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूँ ना, 800 रुपए खरीद लेता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कहीं ना कहीं ये चीज वापस 1,000 रुपए की होनी, क्योंकि इसकी वैल्यू 1,000 रुपए है। भाई 800 रुपए की चीज मिल रही है और अगर 1,000 रुपए में बिक सकती है, तो आप खरीदना कहाँ प्रेफर करोगे? सर आप यहाँ पे खरीदना प्रेफर करोगे, ठीक है? ये चीज आपने ही बोली है लॉजिक, ठीक है? ये मैंने नहीं बोला है। चलो वापस से पढ़ते हैं आर्बिट्राज। आर्बिट्राज मीन्स अर्निंग रिस्क फ्री प्रॉफिट। सर रिस्क फ्री प्रॉफिट कैसे? मैं यहाँ पे जाऊंगा 800 रुपए में खरीद के, इस मार्केट में जाके 1,200 में बेच दूंगा। कायदे से दोनों का प्राइस सेम होना चाहिए था, लेकिन मेरे को दिख गई अपॉर्चुनिटी, कायदे से मेरे को पता है दोनों सेम चीज है, लेकिन मेरे को अपॉर्चुनिटी दिख गई, तो मैं यहाँ पे खरीद के यहाँ पे बेच दूंगा, यहाँ पे खरीद के यहाँ बेच दूंगा। उसको बोलते हैं अपन आर्बिट्राज। अर्निंग रिस्क फ्री प्रॉफिट बाय एक्सप्लॉइटिंग, फायदा उठाना, प्राइस डिफरेंस बिटवीन टू फर्म्स, प्राइस डिफरेंस बिटवीन टू फर्म्स, जिसका लॉजिकली तो सेम वैल्यू होनी चाहिए थी, ठीक है? लॉजिकली तो सेम वैल्यू होती सर, लॉजिकली इन दोनों शेयर की वैल्यू सेम होनी चाहिए थी, लेकिन मैं इसको एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ, प्राइस डिफरेंस में जो फायदा है ना वो उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? चलो क्या बोल रहे हैं? इन एम एम थ्योरी, if two firms have if two firms have same EBIT, if two firms have same EBIT, the same business risk, एक सेकेंड रुको, सॉरी एक्चुअली कॉल आ रहा था तो माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया। एमएम थ्योरी क्या बोलती है? दो फर्म के पास अगर ईबीआईटी सेम है, अर्निंग सेम है, सर बिजनेस रिस्क भी सेम है, सर एक ही मार्केट में है वो लोग, बिजनेस रिस्क भी सेम है, देन देयर टोटल वैल्यू शुड बी सेम। उनका जो टोटल वैल्यू है ना, वैल्यू ऑफ द फर्म सेम होनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है? इरिस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर। सर हम शुरू से ऊपर से यही चीज बोलते हुए आ रहे हैं क्या, कि सर वो लोग का कोई भी कैपिटल हो, अगर बिजनेस रिस्क सेम है, अगर कमाई सेम है, तो उनकी वैल्यू ऑफ द फर्म सेम होनी चाहिए। क्योंकि वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे होती है? एबीआईटी अपॉन केओ या केई। तो सर ईबीआईटी तो दोनों का अगर सेम है, केओ भी अगर दोनों का सेम है, तो सर वैल्यू दोनों की क्या होनी चाहिए? सर सेम होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अगर 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 इफ देयर वैल्यू डिफर, अगर उनके वैल्यू में डिफरेंस आता है, तो हम क्या करेंगे? सर आर्बिट्राज कर लेंगे। हम क्या कर लेंगे? आर्बिट्राज कर लेंगे। सर कायदे से उनका सेम होना चाहिए, लेकिन अगर डिफरेंस दिख गया तो हम क्या करेंगे? फायदा उठाएंगे उस चीज का क्या उठाएंगे? फायदा उठाएंगे, ठीक है? चलो
सर फायदा कैसे उठाएंगे? जहां सस्ते में मिल रहा होगा वहां जाके खरीद लेंगे, जहां महंगे में मिल रहा होगा वो वहां पे बेच देंगे। महंगा को बेचना है, सस्ते को खरीदना है, यही होता है आर्बिट्राज। ठीक है, चलो जी। इट इज डन सर। आर्बिट्राज कब तक पॉसिबल है? इट इज डन टिल आर्बिट्राज पॉसिबिलिटी गेट्स ओवर। एक बात बताओ, मार्केट का डिमांड एंड सप्लाई नाम सुने हो? आप बचपन में पढ़ते भी हो, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ के भी आए हो, 11th 12th में भी पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो फाउंडेशन में पढ़ा है। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होगा कि बाइंग प्रेशर? यहाँ पे सर लोग बेचने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेचने, क्योंकि महंगा में बिक रहे हैं ना, हमको तो क्या, हमको फ़ायदा मिल रहा है, महंगा में बिक रहा है, तो यहाँ लोग बेचने की कोशिश करेंगे। अगर बेचने की कोशिश करेंगे तो सेलिंग मतलब बेचने वाले ज़्यादा रहेंगे, खरीदने वाले कम रहेंगे, तो आदमी सस्ते में भी बेचने के लिए रेडी हो जाएगा। आदमी बोलेगा 1200 में नहीं बिक रहे ना, बायर्स कम है ना, बेचने वाले बहुत है ना, मैं काम करता हूँ 1100 में बेच देता हूँ, तो प्राइस 1200 से कहाँ गिर जाएगा? 1100। एंड यहाँ पे खरीदने वाले ज़्यादा है, खरीदने वाले ज़्यादा है, तो अगर इसको 800 में भी नहीं मिलेगा ना तो बोलेगा यार चल ना 900 रुपये में भी अगर खरीद लेता हूँ तो चलेगा, यहाँ जाके कम से कम 1200 में बेच दूंगा। तो ये 800 की चीज़ ऊपर तक जाएगी, कहाँ? 1000 तक। एंड ये 1200 की चीज नीचे तक जाएगी, दैट इज और व्हाट? 1000 तक, जब तक दोनों में इक्विलिब्रियम ना आ जाए, जब तक दोनों में इक्विलिब्रियम ना आ जाए। ठीक है, तो आर्बिट्राज कब तक पॉसिबल है? जब तक वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म और वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म, जो कि आइडियली सेम होनी चाहिए, सेम ना हो जाए। ठीक है, जब तक सेम ना हो जाए। ठीक है सर। सर आई नो मैं बहुत बोल रहा हूं, बट मेरी पर्पस क्या है? 101% कंसेप्ट क्लैरिटी देना। ठीक है, थोड़ा भी स्कोप ऑफ डाउट नहीं रखना आपके लिए। चलो अब देखो सर, आर्बिट्राज के ना कुछ अजम्पशंस है, आर्बिट्राज करने के ना कुछ अजम्पशंस है। आर्बिट्राज किस में करना है? फर्म्स में करना है। हमने समझ लिया सर, जिसकी जो सस्ते में मिल रहा है उसको खरीद लेना है, जो महंगे में मिल रहा है उसको बेच देना है, जो महंगे में मिल रहा है उसको बेचना है। ठीक है, आर्बिट्राज के ना कुछ कुछ अजम्पशन है, उसको समझते हैं। उसके बाद अपन कुछ एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, देन अपन बोल सकते हैं सर ये चीजें अपनी हो जाएगी ओवर। आप देखो, ये तराजू है, ये तराजू है। हमको पता है तराजू कायदे से ऐसा होना चाहिए, तराजू कायदे से कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट होना चाहिए। जब स्ट्रेट होना चाहिए तो ये वाली चीज क्या होगी सर? ये चीज ऊपर जाएगी, ये वाली चीज नीचे जाएगी। तो ऑब्वियस ही बात है, जो चीज कम है, जो चीज नीचे है, उनको हम खरीद लेंगे ताकि ये चीज ऊपर चले जाए। जो चीज ऊपर है हमको पता है नीचे आएगी, तो उस चीज को बेच देंगे अपन। सर ये चीज अपन ने स्टॉक के प्राइस के साथ भी देखा। तो मूवमेंट हमको समझ में आ गया सर, कौन सी चीज खरीदनी है, कौन सी चीज बेचनी है, हमको ये चीज समझ में आ गई। क्या? डिसाइड बेस्ड ऑन ROI। सेल ओवर वैल्यूड एंड बाय अंडर वैल्यूड। जो अंडर वैल्यूड है उसको खरीदना है, जो ओवर वैल्यू है उसको बेचना है। सर ये चीज समझ में आ गई। सर अब आप 1 मिनट का सांस लो, क्योंकि आपने जो चीज़ बताई हमको एकदम क्लियर समझ में आ गई। अब आप वापस से वो चीज़ रिपीट मत करना, बहुत आप बार बार चीज़ें बोल रहे हो। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो। ठीक है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब अपन आगे बढ़ते हैं। मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा, 2-3 अजम्पशंस बताऊंगा, 2-3 अजम्पशंस बताऊंगा। उसके बाद अपन एग्जाम्पल्स में देखेंगे। सर आर्बिट्राज आप हमको शेयर के लेवल में बोल रहे थे, अब आप हमको शेयर के लेवल में बोल रहे थे, लेकिन हमको पता है कि सर हमको फर्म के लेवल पे देखना है, बिजनेस के लेवल पे देखना है कि सर, क्योंकि बिजनेस का जो वैल्यू है, चाहे अनलिवर्ड हो जिसमें जिसमें डेट यूज नहीं किया हो, चाहे लिवर्ड हो जिसमें डेट यूज हुआ हो, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए सर? दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए आइडियली। ठीक है सर, आइडियली सेम होनी चाहिए, लेकिन दोनों की वैल्यू में आ गया डिफरेंस। अब हमको किसको खरीदना है, किसको बेचना है, कैसे आगे मूव करना है, उसके कुछ अजम्पशंस है, उसके कुछ अजम्पशंस हैं। ठीक है, उसके कुछ अजम्पशंस हैं। जस्ट सेकेंड ना, 1 सेकेंड आप रुकना। ठीक है, ठीक है। देखो पहला अजम्पशन क्या बोल रहे हैं? बिजनेस रिस्क चेंज नहीं होना चाहिए। सर बिजनेस का जो रिस्क है ना वो सेम होना चाहिए। सर बिजनेस का रिस्क सेम होना चाहिए मतलब, जैसे देखो, जैसे सपोज ये कंपनी है, अनलिवर्ड कंपनी है, एंड ये आपकी लिवर्ड कंपनी है। सर लिवर्ड कंपनी है मतलब इक्विटी भी होगा, डेट भी होगा। ठीक है, एंड ये वाली जो कंपनी है ना इसमें इक्विटी है। अगर इन दोनों का कंबाइंड रिस्क, इन दोनों का कंबाइंड रिस्क का लेवल है 100 एंड ये 100 है, सर लॉजिकल क्या बोलना चाहिए, एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें, बाकी इसका लिटरल मीनिंग आप वो मत समझना। ठीक है, इसका लिटरल सेंस में मत समझना कि ये 100 क्या है। टेंटेटिव आप समझो, मोटा मोटी इस बिजनेस का रिस्क है 100
इस बिजनेस का रिस्क है 100। सर आपने ये किस बेसिस पे बोला? मैंने इस बेसिस में बोला क्योंकि ये जो अजम्पशन है ना थ्योरी, वो बोलता है कि सेम बिजनेस रिस्क है। क्या बोला? सेम बिजनेस रिस्क है। ठीक है सर, हमको बिजनेस रिस्क सेम रखना है, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, मैं बोलता हूं ये जो 100 का बिजनेस रिस्क है, ये इक्विटी और डेट दोनों का मिला के आया होगा 100, दोनों का मिला के आया होगा 100। एंड ये जो 100 आया है यहाँ वाला अनलिवर्ड वाला, वो इक्विटी का मिला के आया होगा, सिर्फ सिर्फ इक्विटी को कंसिडर करते हुए आया होगा। ठीक है सर, समझ में आया। मैं ठहरा, नहीं 2 कौड़ी का नहीं बोलती, मैं ठहरा छोटा सा बंदा। ठीक है, मैं ठहरा छोटा सा बालक। इस कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किए थे 10,000, 10%। 10% सर, 10% किस में इन्वेस्ट किए थे? सर इस कंपनी में इन्वेस्ट किए थे। कंपनी में इन्वेस्ट किए थे मतलब इसके इक्विटी में इन्वेस्ट किए थे। अब इस कंपनी की रिस्क क्या है? सर इस कंपनी की रिस्क है टोटल 100, लेकिन 100 वो किसको किसको मिला के हुआ होगा? इस 60, इस इक्विटी और डेट को दोनों को मिला के रिस्क हुआ होगा 100। अब अगर मैं 10% पैसा इस लिवर्ड फर्म से 10% को मैं अपना बेच दूं, अपने जो होल्डिंग है उसको 10% बेच दूं, और मैं यहां से बाहर निकल आऊं, मैं यहां से बाहर निकल आऊं, तो मेरे पास क्या रहेगा? सर वो 10% ऑफ इक्विटी के बराबर का पैसा, 10% ऑफ इक्विटी के बराबर का पैसा। लेकिन सर एक बात बताओ, अब ये जो मेरे पास जो रिस्क है, क्या वो पूरी की पूरी 100 होगी? क्या वो पूरी सेम टू सेम 100 होगी क्या? द आंसर इज नो। आंसर इज नो, क्योंकि ये 100 की जो रिस्क थी वो इक्विटी और डेट दोनों के कारण थी। लेकिन अब मैं जब बाहर आ गया हूं वहां से, तो मेरे पास जो रिस्क है वो पूरी की पूरी 100 नहीं है, वो पूरी की पूरी 100 नहीं है। लेकिन मैं क्या चाहता हूं? सर मैं चाहता हूं जो कंपनी की रिस्क है, जो कंपनी की रिस्क है वो इंडिविजुअल के पास भी आ जानी चाहिए, वो इंडिविजुअल के पास भी आ जानी चाहिए। कैसे? वापस से, ये कंपनी है अनलिवर्ड, ये कंपनी है लिवर्ड। इस कंपनी का रिस्क है 100, मैंने अपना पैसा निकाला यहां से इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, 10% ऑफ इक्विटी। लेकिन मेरी रिस्क अभी पूरी की पूरी 100 है क्या? द आंसर इज नो। तो मेरे को पहले यहां से पैसा निकाल के यहां पैसा डालने के लिए पहले मेरे को अपनी इंडिविजुअल रिस्क को 100 करना पड़ेगा। सर आप बोलोगे ये क्या आप समझा रहे हो, बट आपको एक बात बोलूं, अगर मैं आपको स्ट्रेट अवे बोल दूं देखो ऐसा ऐसा चीजें करनी पड़ती है, तो आप मेरे को बोलोगे कि सर आप क्या बोल रहे हो, हमको समझ ही नहीं आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने अपने लेवल पे रटी थी चीजें, क्योंकि टीचर्स इसको रटवाते हैं। आपको लॉजिक नहीं समझेगा, पता है, मैं आपको सीधा सीधा बोल दूंगा ना, आप चलो मत विश्वास करो मेरे को, आपको एक टीचर का वीडियो देख के आना, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या करने की ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, आपको अगर सीधा सीधा बोल दूंगा ना कि नहीं 10% बेच के इधर लाओ, फिर डेट उठाओ, फिर ये पूरा का पूरा इसमें इन्वेस्ट करो, आप बोलोगे क्यों कर रहे हैं उसको। मैं आई एम ट्राइंग टू जस्टिफाई इट, आई एम ट्राइंग टू गिव यू लॉजिक। मेरे को आप बोलो टूटा फूटा लॉजिक है सर, जैसा भी लॉजिक है, बट मैं आपको मतलब ये चीज़ अगर आपने दिमाग में बैठा ली ना, इस तरीके से चीज़ों को सोचने अगर लग गए ना, तो एक क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जिसमें आप अटकोगे, एक क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा। यहाँ पे टोटल रिस्क थी कंपनी की 100, मैंने अपना इक्विटी का पैसा निकाल लिया, लेकिन अब क्या मेरे पास पूरी की पूरी रिस्क है क्या? नहीं सर, ये 100 से मेरी रिस्क कम है, लेकिन जो फाइनली जहां पे मैं लगाऊंगा इसकी भी रिस्क 100 है, क्योंकि इन दोनों की रिस्क सेम है। तो जब मैं पैसा लगाऊं तो मैं चाहता हूं कि मेरी जो इंडिविजुअल की रिस्क है वो 100 की 100 ही होनी चाहिए। वो कैसी होगी? सर अगर मैंने 10% इक्विटी उठाया तो मैं काम करता हूँ ना, 10% ऑफ डेट को भी उठा लेता हूँ, तब तो जाके यहाँ की जो 100 की रिस्क थी मेरे पास भी 100 की रिस्क हो जाएगी। मैंने यहाँ से इक्विटी में पैसा निकाला, बट मैं चाहता हूँ कि मेरे हाथ में डेट भी रहे, तब जाके मैं बोलूंगा टोटल का रिस्क मेरे पास कितना है? 100। ठीक है, उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? तो देखो ये लाइन पढ़ो, बिजनेस की रिस्क चेंज नहीं होनी चाहिए। जो अनलिवर्ड, जो लिवर्ड में रिस्क थी 100, आज मेरे पास भी, अब वो रिस्क कंपनी से इंडिविजुअल के पास भी चले जानी चाहिए, कंपनी से इंडिविजुअल के पास भी चले गया इन सेम रेशियो। यानी कि कंपनी के पास डेट और इक्विटी और डेट था, तो जब मैं पैसा निकालूंगा तो मेरे हाथ में भी इक्विटी होनी चाहिए और मेरे हाथ में भी डेट जैसा पैसा होना चाहिए, तब मैं बोलूंगा कि मेरी रिस्क सेम है। जब मैं लिवर्ड से अनलिवर्ड की तरफ जाता हूं, जब मैं अपना पैसा, अच्छा लिवर्ड से अनलिवर्ड में क्यों जाऊंगा? क्योंकि हमको पता है आर्बिट्रेशन है, आर्बिट्राज है, लिवर्ड का पैसा हाई होगा, लिवर की वैल्यू ज्यादा होगी, अनलिवर्ड की वैल्यू कम होगी, तभी मैं हाई वैल्यू को बेच के कम वैल्यू को खरीद लूंगा, तभी तो मैं आर्बिट्राज का फायदा उठाऊंगा, तभी तो मैं आर्बिट्राज का फायदा उठाऊंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं? लिवर्ड को बेच के अनलिवर्ड को खरीद रहा हूं, लिवर्ड को बेच के अनलिवर्ड को खरीद रहा हूं। अब देखो इक्विटी कितनी थी? 400, डेट कितना था? 600, दैट इज टोटल 1000%।
मैं एक रामू बंदा हूँ, इन्वेस्ट किया हूँ 10,000 इन कंपनी ए। मेरा 10% इस पे इन्वेस्टेड है। 10% इन्वेस्टेड है यानी इक्विटी का 40 रुपये। 400 का 10% है 40 रुपये। लेकिन जैसे ही मैंने अपना कैपिटल को टेक आउट किया यानी पैसे को निकाला, तो मेरे हाथ में तो सिर्फ इक्विटी है, लेकिन मेरे को रिस्क कंप्लीट करनी है। तो मैं क्या करूंगा सर, इसका 10% ऑफ डेट को भी बोरो कर लूंगा। बाहर कहीं मार्केट से 10% के डेट को भी बोरो कर लूंगा। टेक प्रपोर्शनल डेट। सर प्रपोर्शनल डेट को बोरो क्यों किया? प्रपोर्शनल डेट को बोरो क्यों किया? ताकि जो लिवर्ड की रिस्क थी, मेरी भी अभी रिस्क इंडिविजुअल कैपेसिटी में उतनी ही हो जाए, उतनी ही हो जाए। ठीक है, यहां पे इक्विटी का पैसा था लेकिन उसके हाथ में डेट भी था, तो जो रिस्क था वही सेम रिस्क मेरे हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, ये पूरा का पूरा पैसा में से पैसे निकाल के मेरे को इन्वेस्ट करना है किसमें? लिवर्ड में। सर इक्विटी इसकी 800 है। यहां पे भी मैं वहां पे होल्डिंग की थी 10%, तो यहां पे भी मेरी होल्डिंग क्या होनी चाहिए सर? 10% होनी चाहिए। यहां पे भी मेरी होल्डिंग क्या होनी चाहिए? 10% होनी चाहिए। तभी मेरी अर्निंग सेम होगी, तभी मेरी अर्निंग सेम होगी। सर यहाँ पे अगर ईबीआईटी था 100 रुपये, यहाँ पे अगर ईबीआईटी था 200 रुपये, और यहाँ पे भी ईबीआईटी कितना होना चाहिए सर? 200 रुपये होना चाहिए, क्योंकि हमने ऊपर देखा अजम्पशन क्या है, ईबीआईटी सेम होना चाहिए। अगर मेरा ईबीआईटी यहाँ पे 200 है और मेरी 10% की होल्डिंग है, तो मेरी कमाई कितनी होनी चाहिए सर? 20 रुपये। एंड यहाँ पे भी मेरी कमाई कितनी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ईबीआईटी अगर 200 रुपये है, 10% की होल्डिंग रखूँ, तब तो जाके 20 रुपये की कमाई होनी चाहिए, तब तो जाके 20% की कमाई होनी, 10% की कमाई होनी चाहिए। अब देखो, जब भी मैं लिवर्ड से अनलिवर्ड में जाऊंगा तो क्या करूंगा मैं सर? जितना स्टेक है उसको बेचूंगा, प्रपोर्शनेट डेट उठाऊंगा, पूरे के पूरे पैसे में से इन्वेस्ट करूंगा क्या? इक्विटी में इन्वेस्ट करूंगा। इन्वेस्ट बोथ इन अनलिवर्ड फर्म एट सेम 10% होल्डिंग। सर ये चाहता तो मैं आपको एक लाइन में भी बता सकता था, लेकिन मेरे को भी सर दर्द हो गया बताते बताते। ठीक है, मेरे को भी सर दर्द हो गया, लेकिन मैंने इतना अच्छे से इसको ट्राई किया ना आपको बताने का, क्योंकि ये लॉजिक सच्ची बता रहा हूँ, कोई नहीं बताता है इस टाइप का, कोई नहीं बताता। सब कोई क्या बोलते हैं, नहीं इंडिविजुअल की रिस्क सेम होनी चाहिए, इन्वेस्ट किया है उतना बोरो कराओ, इन्वेस्ट करो 10%। एक स्टेप बता देते हैं कि देखो पहले ये स्टेप करना, फिर ये स्टेप करना, फिर ये स्टेप करना। जब क्लियर रहेगा ना, जब माइंड में लॉजिकली क्लियर रहेगी ना चीज़ें, तब ऑटोमेटिकली स्टेप बन जाएंगे आपको, तब ऑटोमेटिकली स्टेप बन जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन सर कभी कभी क्या होगा ना, लिवर्ड का क्या बोलना चाहिए, वैल्यू कम है, अनलिवर्ड की ज़्यादा है, तो आप अनलिवर्ड से पैसा हटाओगे, अनलिवर्ड को बेचोगे। अनलिवर्ड महंगा है तो महंगे को बेचोगे, सस्ते को खरीदोगे। तब आप क्या करोगे, अनलिवर्ड से 10% की आप सेल करोगे अपनी होल्डिंग को। एंड आप लिवर्ड में कितना पैसा लगाओगे सर? 10% लगाओगे, इक्विटी में भी लगाओगे, डेट में भी लगाओगे, इक्विटी में भी लगाओगे एंड डेट में भी लगाओगे। ठीक है, क्योंकि आपको रिस्क को अपनी सेम रखनी है। ठीक है सर, मजा आ गया ये चीज सुन के, लेकिन हमको समझ में कुछ नहीं आया, तो आप क्वेश्चंस कराओ, एग्जाम्पल कराओ, तब जाके हमको हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर दिमाग में बैठेगी। ठीक है, तब एक जाके क्रिस्टल क्लियर दिमाग में बैठेगी। अपन आ जाते हैं क्वेश्चंस की ओर। देखो आराम आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, बताता हूं मैं। देयर आर टू कंपनीज, एन लिमिटेड एंड एम लिमिटेड। सर देयर आर टू कंपनीज, एन लिमिटेड एंड एम लिमिटेड, हैविंग सेम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, हैविंग सेम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सर एन लिमिटेड है, एम लिमिटेड है, कितनी अर्निंग है दोनों की? 20,000 है, सेम अर्निंग। ठीक है, एम इज अ लिवर्ड फर्म। सर एम क्या है? लिवर्ड है। हैविंग अ डेट ऑफ 1 लाख, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ एन इज 10% एंड एम इज 11.5%। ठीक है, देखो ये सब डेटा अपन ने ना इसको क्यूरेट कर लिया, डेटा को क्या कर लिया, एक साथ इकट्ठा कर लिया। एन लिमिटेड क्या है? अनलिवर्ड फर्म में 20,000 रुपए की कमाई है, ईबीआईटी। के ई कितना है? 10%। तो सर अगर अनलिवर्ड है तो जो के ई होगा वही के होगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा? वही होगा। मैं चाहता हूं इसकी वैल्यू निकालूं, तो सर वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द इक्विटी, क्योंकि डेट तो नील है। और वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होता है सर? दिस अपॉन दिस, 20,000 डिवाइड बाई 10%, कितना आ जाएगा सर? 2 लाख। इस फर्म की वैल्यू कितनी आ गई सर? 2 लाख। अब देखो लिवर्ड के केस में सर वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होता है? वैल्यू ऑफ द इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। सर वैल्यू ऑफ द डेट दे रखा है 1 लाख, तो इक्विटी की निकालते हैं वैल्यू। इक्विटी की वैल्यू कैसे निकालती है सर? नेट इनकम जो इक्विटी वाले को मिलेगी डिवाइड बाय के ई। कमाई थी ईबीआईटी 20% की, सर ईबीआईटी था 20%,
मैंने इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दिया, तो हो जाएगा क्या, नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी। डिवाइड बाय के ई करूंगा तो क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी। क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी। जैसे ही वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट किया, अपना आ गया ये। अब आप देखो, अब आप मेरे को लॉजिकली बताओ, अब अपना दिमाग लगा के बताओ, कौन सी फर्म ओवर वैल्यू है, कौन सी फर्म अंडर वैल्यूड है, कौन सी फर्म ओवर वैल्यूड है, कौन सी फर्म अंडर वैल्यूड है। सर ये वाली ओवर वैल्यूड है, ये वाली अंडर वैल्यूड है। तो मेरे को किसको खरीदना चाहिए, किसको बेचना चाहिए। सर ओवर वैल्यू को बेच दो, अंडर वैल्यू को खरीद लो। अब मैं ठहरा 10% होल्डर ऑफ एम लिमिटेड। सर इसको बेचना है, ठीक है, तो मैं इसी में होल्डिंग, इसी में ही तो पैसा पकड़ के रखूंगा, तभी तो उसको बेच रहा हूँ। इसका ना मेरे को 10% बेचना है, इसका मेरे को 10% बेचना है। तो सर अगर मैं 10% एम को होल्ड करता हूँ, उसको मैं बेचूंगा, तो मेरे को पैसा कितना मिलेगा। सर जितना इक्विटी की वैल्यू थी उसका 10%, इक्विटी की वैल्यू कितनी थी, 1,13,000 समथिंग, उसका 10% कितना हो गया, 13,300, 11,300। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, मेरे को रिस्क मेंटेन करना है, सेम टू सेम रिस्क मेंटेन करना है। तो डेट कितना था, डेट था 1,00,000, तो 1,00,000 का 10% मैं क्या करूंगा, बोरो करूंगा। स्टेप 2 क्या हो गया, बोरो करूंगा 10% ऑफ डेट, दैट इज 10,000। अब मेरे हाथों में पैसे कितने हैं, मेरे हाथों में पैसे, एक तो 11,000 जो मैंने बेच के लाए, एक तो 10,000 का मैंने जो बोरो किया है। सर मेरे हाथ में पैसे इतने हैं, मेरे हाथ में पैसे इतने हैं। अब मैं किस में इन्वेस्ट करूंगा, सर एन लिमिटेड में इन्वेस्ट करूंगा। कितना सर, अगेन सेम टू सेम 10%। तो 2,00,000 का 10% कितना होता है, 20,000। तो मैंने इन्वेस्ट कितना किया, 20,000। अब नेट पैसा मेरे हाथ में कितना है, सर मेरे हाथ में नेट पैसा कितना है, सर 1,304। एक्सेस मनी लेफ्ट कितना हो गया, 1,304। बेचा पहले, बोरो किया, फिर खरीदा, तीनों का नेट कितना हो गया, सर 1,300 रुपए मेरे हाथ में अभी भी पड़े हुए, 1,300 रुपए हाथ में अभी भी पड़े हुए हैं। अर्निंग देख लेता हूं मैं। जब मैं पहले यहां पे था, जब मैं पहले लिवर्ड में था, तो मेरे को अर्निंग कितनी होती थी। सर एक तो इक्विटी पे पैसा कमाया था मैंने, कितना कमाया था, 10% ऑफ ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। जो इक्विटी वाले के पास देने के लायक पैसा था उसका 10%, यानी कि 20,000 में से मैंने 7,000 इंटरेस्ट दिया, तो 13,000 का 10% यानी 1,300 रुपए की कमाई थी पहले। लेकिन सर अब आफ्टर मैं 10% कमाऊंगा किसका, 20,000 का, क्योंकि इंटरेस्ट इंटरेस्ट कुछ नहीं दे रहा हूँ, 20,000 कमाऊंगा। लेकिन मैंने जो उधार लिया था, मैंने जो उधार लिया था 10,000, मैंने जो यहाँ पे 10,000 का उधार लिया था, उस पर 7% तो मेरे को पेमेंट करनी पड़ेगी, उस पर 7% पेमेंट करनी पड़ेगी, 700। तो अल्टीमेटली अभी भी कितना है मेरे हाथ में, सर 1,300। चाहे आप पहले वाला करो चाहे आप बाद वाला करो, अर्निंग मेरी टोटल उतनी की उतनी रही। क्या अर्निंग मेरी 1,300 की 1,300 ही रही, लेकिन मेरे हाथ में एक्स्ट्रा पैसा क्या आ गया, मेरे हाथ में एक्स्ट्रा पैसा क्या आ गया, सर 1,300 रुपये, 1,304 रुपये। इसको शॉर्टकट के तरीके से अगर मैं बोलूँ ना, इस फर्म की वैल्यू थी 2,13,000, इस फर्म की वैल्यू थी 2,00,000। डिफरेंस कितना है दोनों की फर्म की वैल्यू में, सर 13,000 का डिफरेंस है, और मेरी 10% की होल्डिंग है। तो मैं 13,000 का 10% कितना, 1,300 रुपये, 1,300 रुपये का मैं आर्बिट्राज गेन कर सकता हूँ। तो उतना ही मैंने किया। ये इतनी लंबी कहानी हमको क्यों करनी पड़ती है, एग्जाम में दिखाने के लिए, एग्जाम में शो करने के लिए। लेकिन अगर मेरे से कोई पूछेगा ना एमसीक्यू में, बताओ आर्बिट्राज गेन या लॉस क्या है, अरे यार इसकी वैल्यू 2,13,000 की है, इसकी वैल्यू 2,00,000 की है, तो टोटल गेन कितना है आर्बिट्राज में, 13,000 का गेन हो सकता है। लेकिन मेरी तो होल्डिंग 10% ही है, तो इसका 10% कितना हो गया, सर 1,300 रुपये। इतना मेरा आर्बिट्राज गेन हो गया। आई होप आपको ये एग्जाम्पल थोड़ा सा अटपटा लगा होगा, समझ में आया होगा। लेकिन एक और एग्जाम्पल करते हैं, सर मैं तो बोलता हूँ 3-4 एग्जाम्पल करते हैं, एंड तक तो आपको समझ में आ ही जाएगा, एंड तक तो। उसके बाद भी आप कहीं अटक रहे हो, उसके बाद भी कुछ दिक्कत है, मैं बैठा हूँ आपके लिए, ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा वो चीज़ें। चलो, आप अगर पढ़ लोगे सबको तो वही चीज़ें लिखी है, लेकिन ये चीज़ें थोड़ी कम समझ, मेरे को कम समझ में आती है, मैं अपने तरीके से इसको इसलिए समझता हूँ। चलो वापस से एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहे हैं। यस देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलने के पहले ना एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। सर हमने अभी तक क्या किया, हमने बेसिकली लिवर्ड फर्म से पैसे उठा के अनलिवर्ड में डाला, ठीक है। एंड कैसे डाला कि भाई 10% इससे निकाला तो 10% उसमें होल्डिंग रहनी चाहिए, क्यों, क्योंकि हम अर्निंग मेंटेन कर रहे थे। अपन क्या करते, अर्निंग्स मेंटेन कर रहे थे। सर पहले और बाद का ईबीआईटी दोनों केस में अलग सेम है, एंड हमारी होल्डिंग पहले और बाद में भी 10% है, तो ईबीआईटी सेम, होल्डिंग सेम, तो हमारी अर्निंग कितनी हो जाएगी, सर सेम। तो जो एक्स्ट्रा बचा था हमारा वही था आर्बिट्राज गेन। इसको अल्टरनेटिव तरीके से देख सकते हैं, कैसे, देखो आपको एक चीज दिखाता हूँ। तो क्या लिखा है, अल्टरनेटिवली यू कुड हैव इन्वेस्टेड द एंटायर अमाउंट इन द अनलिवर्ड।
सर पूरा का पूरा पैसा उठा के अनलिमिटेड में डाल देते, ठीक है। इन दैट केस सर एक्सेस तो नहीं बचता, लेकिन एनुअल अर्निंग बढ़ जाती, क्योंकि होल्डिंग बढ़ जाती। तो ईबीआईटी भले सेम है, लेकिन मेरी होल्डिंग बढ़ गई तो मेरी अर्निंग बढ़ जाएगी, ठीक है। वुड हैव इंक्रीज्ड। फॉर एग्जाम्पल फॉर द सेम इज एज फॉलो। चलो देखते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्या क्या दिया है उसको लिखते हैं। सेम रिस्क है, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख है, हाँ सर समझ में आ रहे हैं, 2 लाख है। लेकिन एक बात बोलूं, इक्विटी क्या है सर? ये बुक वैल्यू है, और बुक वैल्यू हमको काम की है क्या? नहीं है। अब देखो, केई दे रखा है और ईबीआईटी दे रखा है। अगर मैं अनलिवर्ड की बात करूं, भाई मेरे को पहले देखना पड़ेगा कि सर हमको लिवर्ड से अनलिवर्ड में जाना है कि अनलिवर्ड से लिवर्ड में। फॉर द टाइम बिंग मान लो ये नहीं दिया रहता कि कहाँ से कहाँ जाना है, तो हम कैसे डिसाइड करते? हम ऐसे डिसाइड करते, पहले तो वैल्यू ऑफ द फर्म निकालते। क्या करते? वैल्यू ऑफ द फर्म निकालते। तो देखो अनलिवर्ड के केस में सर वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द इक्विटी। सर क्यों? क्योंकि डेट तो है ही नहीं। इक्वल्स टू आपका नेट इनकम अपॉन के ई। सर इसका अगर ईबीआईटी 30,000 है, क्योंकि ईबीआईटी सेम होना चाहिए दोनों केस में। ईबीआईटी अगर 30,000 है, इंटरेस्ट नहीं है, तो नेट इनकम क्या हो जाएगा? 30,000। एंड रेट क्या है? 12.5%। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा ये? 30,000 डिवाइड बाय 12.5%, दैट इज 240। सर इसकी वैल्यू हो गई 240। तो वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी होगी? 240। सिमिलरली यहाँ पे इस केस में मेरे को एक बात बताओ, वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालोगे? सर ईबीआईटी तो दिए 30,000, लेकिन इंटरेस्ट भी तो लगेगा। कितना? 10% ऑफ 1 लाख, 10,000 डिवाइड बाय वॉट? के ई कितना है? 12.5%। कितना हो गया ये? 20,000 बाय 12.5%, कितना हो गया? 160। तो सर इसकी इक्विटी की वैल्यू कितनी हो गई? 160। तो टोटल फर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 लाख प्लस 160, दैट इज 2,60,000। क्या आपको ये चीज समझ में आई क्या? सर अब आप देखो, इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, कहां से कहां जाना चाहिए लॉजिकली आप बताओ। सर जो ओवर वैल्यूड है, जो ओवर वैल्यूड है उसको बेच के जो अंडर वैल्यू है उसको खरीद लेना चाहिए। तो यहां से निकल के हमको वहां जंप करना चाहिए, ठीक है। इधर से निकल के इधर जंप करना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहे हैं। इन्वेस्टर इज होल्डिंग 15%, पहले केस में 10% था, इन लिवर्ड फर्म। ठीक है, लिवर्ड फर्म में इसके अंदर 10-15% की होल्डिंग है। कैलकुलेट द इंक्रीज इन द एनुअल अर्निंग ऑफ द इन्वेस्टर। मेरे को एक बात बताओ, जैसे पहला केस था 10% पहले होल्डिंग थी, 10% बाद में होल्डिंग थी। ईबीआईटी सेम, होल्डिंग सेम, तो अर्निंग तो सेम होगी। लेकिन ये बोल रहा है इंक्रीज बताओ अर्निंग में। सर इंक्रीज बताओ अर्निंग में मतलब उसने पूरा का पूरा पैसा जो उसने मिला होगा, जो उसने इक्विटी यहाँ का बेचा होगा, और जो डेट उसने बोरो किया होगा, टोटल अमाउंट उसने इन्वेस्ट कर दिया होगा सेकंड वाली कंपनी में। एंड देखो लिखा भी है फ्रॉम लिवर्ड टू अनलिवर्ड। ये नहीं भी लिखा रहता तो हमको पता चल गया था क्या सर यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। सर वापस से वही चीज, फर्स्ट स्टेप क्या है? सर 15% का अपना जो स्टेक है लिवर्ड फर्म में उसको मैं बेचूंगा। तो 160 का 15% कितना होता है? सर 24,000। लेकिन 15% की मेरे को बोरोइंग भी लेनी पड़ेगी टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ रिस्क, टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ बिजनेस रिस्क, ठीक है। बोरो करूंगा 15% ऑफ डेट। तो सर 15% ऑफ लाख कितना हो गया? 15,000। ये टोटल कितना हो जाएगा? सर टोटल हो जाएगा 39,000। अब मेरे को बताओ, मैं जो लिवर्ड अनलिवर्ड फर्म में इन्वेस्ट करूंगा, क्या वो 15% करूंगा क्या? नहीं सर, पूरा का पूरा अमाउंट को इन्वेस्ट कर दूंगा। तो देखो मैंने क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया पूरा का पूरा अमाउंट को, किसमें? अनलिवर्ड फर्म में। अब देखो एक्सेस अमाउंट बचा क्या? एक्सेस नहीं बचा। अब कमाई को देखते हैं, अर्निंग को देखते हैं। सर पहले मेरा 15% आता था, किसका? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट का। भाई इक्विटी वालों के लिए अर्निंग कितनी थी? 20,000। तो 15% ऑफ 20,000 कितना हुआ? सर 3,000। पहले की अर्निंग थी 3,000, बाद की अर्निंग, सर आफ्टर की अर्निंग। भाई उसको के ही कितना था? 12.5%। एंड मैंने कितना इन्वेस्ट किया? 39,000। तो मेरा रिटर्न कितना हो गया? सर 39,000 का 12.5%, दैट इज और 4,875। साथ ही साथ मैंने बोरो की थी, फंड बोरो, कितना फंड बोरो किया था? सब 15,000 का फंड बोरो किया था। तो 10% ऑफ 15,000 कितना हो जाएगा? 1,500, जिसको मेरे को देना पड़ेगा जेब से। तो अल्टीमेटली मेरे जेब में कितना आ जाएगा? सर 3,375। पहले आ रहा था 3,000, अब आ रहा है 3,375। इंक्रीज कितनी हो गई अर्निंग में? सर 375 रुपए की मेरी इंक्रीज हो गई, ठीक है। 375 रुपए की इंक्रीज हो गई मेरी। एक चीज और रुको, अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी बेटा, जो मेरे को सुन लिया ना अच्छे से, मैं बता रहा हूँ समझ समझ के, मतलब तृप्त हो जाएगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को। मैं बता रहा हूँ तुम लोग को, देखो
क्योंकि ना मेरे को मेरे केस में जब मैं पढ़ता था ना तो मेरे को हर चीज़ का लॉजिक चाहिए रहता था और मेरे को मिलता नहीं था। और जब मैं अभी आपको बता रहा हूँ तो मैं खुद अंदर से खुश हूँ कि यार यस, ये चीज़ मैं आपको बता पा रहा हूँ। देखो मैंने आपको क्या बोला था सर, इसमें और इसमें वैल्यू में जो डिफरेंस है, वैल्यू में जो डिफरेंस है उसका सीधा सीधा 10% ले लेना और वो आ जाएगी आपकी अर्निंग, वो आ जाएगी आपकी अर्निंग। अब देखो सर यहाँ पे वैल्यू में डिफरेंस कितना है, सर यहाँ पे वैल्यू में डिफरेंस है 20,000, यहाँ पे वैल्यू में डिफरेंस है 20,000। तो कायदे से 15% ऑफ 20,000 मेरा एक्सेस होना चाहिए, मतलब मेरा क्या बोलना चाहिए, इंक्रीमेंट होना चाहिए। 20,000 का 15% कितना सर, 3,000। तो कायदे से इंक्रीमेंट कितना होना चाहिए, 3,000। लेकिन 3,000 कब होता, जब मैं आज के दिन पैसा लेता। मैं बोलता हूं मैं आज के दिन पैसा नहीं लेता हूं और हर साल इक्वल अमाउंट का पैसा लूंगा, एन्युटी लूंगा। और इसको इक्विटी को किस रेट से खींचना है सर, 12.5% से। तो देखो अगर मैं ए को 12.5% से खींचूं, जो कि प्रेजेंट वैल्यू आनी चाहिए 3,000, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 375 रुपये। एंड वही यहाँ पे है, वही यहाँ पे है। तो या तो मैं सीधा सीधा डिफरेंस अमाउंट का 15% आज के दिन ले लूं, या तो उसके डिफरेंस अमाउंट को एन्युटी के फॉर्म में लूंगा हर साल। तो ये क्या है, जो 375 रुपये ना, जो इंक्रीमेंटल इनकम हर साल की अप टू इन्फाइनाइट, वो है मेरा 375 रुपये। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यहां तक भी रुक गए थे आके, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया परफेक्ट। चलो जी, ये देखो 375 रुपये। मजा आ गया यार, ये चीज ना क्वेश्चन देख के ही मजा आ गया मेरे को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर हमको नहीं पता किसकी वैल्यू ज्यादा है किसकी वैल्यू कम है, हम ये सब का काम नहीं करेंगे, हमको आता है निकालने, तो हम खुद से निकालेंगे। देखो देर आर टू कंपनीज, यू लिमिटेड एंड एल लिमिटेड, यू लिमिटेड एंड एल लिमिटेड, हैविंग नेट ऑपरेटिंग इनकम एज 20,000, एक्सेप्ट दैट एल लिमिटेड इज अ लिवर्ड कंपनी। अच्छा तो देखो एल लिमिटेड लिवर्ड कंपनी है तो डेट लिख दिया, दोनों का एनओआई नेट ऑपरेटिंग इनकम यानी ईबीआईटी लिख दिया। फिर क्या बोले, हाँ फिर क्या बोले, सॉरी कभी कभी डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, बट डिस्ट्रैक्शन को भले पॉज लिया करो। एक ना आपको रूल बताता हूँ, एज अ टीचर मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, बोलता हूँ बच्चे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, टीचर उल्टा ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है। देखो आपको अगर इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करने हैं, आपको शॉर्ट्स नहीं यूज़ करने हैं, फेसबुक के या फिर जो भी, आप ऐप डिलीट कर दोगे। अब साला मैं कैसे ऐप डिलीट करूँ, मेरे को तो जो रील डालनी है, जो मेरे को शॉर्ट डालना है, जो मेरे को वीडियो डालना है, वो तो यूट्यूब में ही डालना है। जहाँ यूट्यूब खोला डिस्ट्रैक्शन हो गया। तो जब भी ऐसे डिस्ट्रैक्शन होता है, अभी शॉर्ट नहीं देख रहा था आपको, भी आपको पढ़ा ही रहा था, फोन आ गया था गलती से। जब भी आपको डिस्ट्रैक्शन हो ना, सिंपली गहरी सांस लो, कंटिन्यू करो, मजा आ जाएगा, बता रहा हूँ आपको। देखो क्या बोल रहे हैं, हैविंग अ डेट 1,00,000 एट 7%, 1,00,000 एट 7%, यस, एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी यू एंड एल लिमिटेड आर 10% एंड 18%। ठीक है, इनकी कॉस्ट कितनी है, 10% एंड 18%। सर सबसे पहले क्या, वैल्यू निकालेंगे फर्म की, ताकि पता चले कहाँ से कहाँ जाना है अपन को। तो देखो वैल्यू ऑफ द फर्म इस केस में सर, इसमें तो डेट भी नहीं है, तो जो इक्विटी की वैल्यू रहेगी वही आपकी फर्म की वैल्यू रहेगी। इक्विटी की वैल्यू क्या हो गई, नेट इनकम अपॉन के ई। सर नेट इनकम अपॉन के ई कितना आ गया, 2,00,000। एंड यहाँ पे सर नेट इनकम इक्विटी वालों के लिए, तो सर यहाँ इनकम तो 20,000 थी, लेकिन डेट वालों को इंटरेस्ट भी तो दोगे, 7% ऑफ 1,00,000 दैट इज 7,000। तो 20 माइनस 7,000 दैट इज 30,000। 13,000 का अगर आप 18% से डिवाइड करते हो तो ये आता है इक्विटी की वैल्यू, इक्विटी की वैल्यू। और टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी फर्म की, सर इसकी तो 2 ही लाख है, इसकी 1,00,000 और इतनी मिला के कितनी हो जाएगी, 172,222। क्या आप ये चीज से क्लियर हो क्या, क्या आप ये चीज से क्लियर हो क्या, यस सर। देखो मैं एक बंदा हूं, अच्छा एक बात बताओ, यहां से यहां जाना चाहिए कि यहां से यहां जाना चाहिए। सर ये ओवर वैल्यूड है, इसको बेच दो, ज्यादा पैसा मिलेगा। ये कम है वैल्यू इसकी, खरीद लो। ठीक है, इसको बेच दो, इसको खरीद लो। सर डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस कितने का है, 2,00,000 माइनस 172,222, और मैं कितना होल्ड कर रहा हूँ, 10%। कायदे से मेरा बेनिफिट एंड में कितना होना चाहिए, 2777, 2777 का बेनिफिट होना चाहिए। और देखो दिख रहा है मेरे को बेनिफिट, लेकिन सर एग्जाम में ऐसे नहीं करना, एग्जाम में प्रॉपर दिखाने हैं। क्या स्टेप 1 की सेल करना है पहले 10%, किसका सेल करना है सर, पहले इसको सेल करना है 10%। ठीक है, क्या मेरे को डेट लेना पड़ेगा क्या, भाई इसमें जो रिस्क था सिर्फ इक्विटी का था, और मैं इक्विटी लेके ही बाहर निकला हूं, तो मेरे पास जो रिस्क है वो इसके रिस्क के बराबर है। ठीक है, तो मेरे को अलग से डेट नहीं लेना पड़ेगा रिस्क बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो मैंने 10% सेल किया, ये पैसा आया। अब 10% मेरे को इस कंपनी का लेना है,
तो 10% मैं इक्विटी में भी डालूंगा और 10% मैं डेट में भी डालूंगा, दोनों में 10% डालूंगा। तो देखो 10% इन्वेस्ट करूंगा इक्विटी में, 10% इन्वेस्ट करूंगा डेट में, तो अपना फाइनल क्या आ जाएगा सर, एक्स्ट्रा एक्सेस मनी मेरे पास कितना आ जाएगा, इतना। लेकिन सर इनकम वाइज अगर आप देखो तो पहले मेरे को 10% ऑफ 20,000 मिल रहा था, अब मेरे को 10% ऑफ 13,000 प्लस 7% ऑफ 10,000, यानी कि मेरी इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ा। सर मेरी इनकम मेंटेन है, ऑब्वियसली होना भी चाहिए था, क्योंकि दोनों तरफ ईबीआईटी सेम था, दोनों तरफ होल्डिंग सेम थी, तो दोनों तरफ मेरा नेट इनकम भी सेम आएगा, ठीक है, जो कि ये है। लेकिन मेरे को बेनिफिट किस चीज़ का मिला सर, एक्सेस मनी का मेरे को बेनिफिट मिला, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, आप चेक कर सकते हो, सेम चीज़ है, कुछ अलग नहीं है। वी हैव नॉट इन्वेस्टेड एंटायर अमाउंट, सर दो ऑप्शन थे, या तो पूरा का पूरा अमाउंट डाल दो उसमें इन्वेस्ट कर दो, या तो रेशियो मेंटेन करो होल्डिंग का। वी हैव ऑल्सो सेम लेवल ऑफ अर्निंग अलॉन्ग विद द रिड्यूस इन्वेस्टमेंट, अल्टरनेटिव वही बोल रहे हैं कि आप या तो ये कर सकते हो तो वो कर सकते हो, कोई डिफरेंट नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर अब एक बार देखते हैं 9th वाला, ठीक है। यस, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ टू कंपनीज हैविंग सेम बिजनेस रिस्क। अच्छा बिजनेस रिस्क सेम है, ठीक है। सर वापस से वही, कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख, ईबीआईटी 30,000, के दे रखा है, इक्विटी, सर इक्विटी तो बुक वैल्यू होती है तो ये कोई काम की नहीं है, तो हमको मार्केट वैल्यू, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी पड़ेगी। देखो इस केस में वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी इक्वल्स टू व्हाट, ईबीआईटी, क्योंकि नेट इनकम इक्विटी वालों के लिए वही रहेगा, डिवाइड बाय के है आपका 12.5%। तो सर 30,000 का 12.5% कितना हुआ, 30,000 का 12.5% कितना हुआ, 240, 240। तो वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी हो गई सर, 240, ठीक है। इस केस में ईबीआईटी कितना है 30,000, इंटरेस्ट कितना है 10,000, तो 30,000 माइनस 10,000 रहते हैं 20,000, 20,000 बाय के कितना हो गया सर, 1 लाख। इस केस में फाइनली वैल्यू ऑफ इक्विटी भी 1 लाख आ रहा है बाय चांस, तो इसमें कितना हो जाएगा टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। अब मेरे को बताओ कहां से कहां मूव करोगे, सर इसको बेचेंगे, यहां पे एंटर करेंगे, क्योंकि इसका ओवर वैल्यूड है, ये अंडर वैल्यूड है, ठीक है, ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड। देखो ठीक, देखो मैंने इसका बनाया था क्या, नहीं बनाया था, कोई दिक्कत नहीं, इधर सॉल्व कर लेते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, इन्वेस्टर इज होल्डिंग 15% शेयर इन अनलिवर्ड, कैलकुलेट द इंक्रीज इन एनुअल अर्निंग। सर इंक्रीज इन एनुअल अर्निंग का मतलब क्या होता है, वो जितना बेच रहे हैं पूरा का पूरा वहां अगले में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो अभी बेच रहे हैं पूरा का पूरा आगे इन्वेस्ट कर रहे हैं। सर अगर मैं इसका 15% बेचता हूं तो मेरे जेब में कितना आएगा, इंटू 15%, 36,000 मेरे जेब में आएगा। अब बेचने के बाद स्टेप 1 कितना है सर, 36,000 मेरे जेब में आएगा, ठीक है, कितना आएगा 36,000। क्या मैं 36,000 को पूरा का पूरा इसमें डेट लूंगा, क्या डेट नहीं लूंगा, क्यों, क्योंकि इसका रिस्क केवल इक्विटी में है, और मैंने जो निकाला है बाहर वो भी केवल इक्विटी निकाला है, तो मेरे को डेट लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, 36,000 को पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर दूंगा, 36,000 को पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर दूंगा, ठीक है, 36,000 को पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर दूंगा। सर किस रेशियो में, जिस रेशियो में ऑलरेडी ये है, जैसे 1 लाख है, ये 1 लाख है, ठीक है, 50-50 रेशियो, तो 36,000 को 18,000 इक्विटी में लगाऊंगा, 18,000 डेट में लगाऊंगा। देखो रुको यहाँ पे मैं एक ना पेज डालता हूँ तब ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने स्टेप 1 में सेल किया क्या, 15% ऑफ इक्विटी सेल किया, मेरे जेब में कितना आया सर, 36,000। स्टेप 2 क्या है, इन्वेस्ट करना, किसमें सर, लिवर्ड फर्म में, लिवर्ड फर्म में इन्वेस्ट करना कितना, 50% आपका, 50% ऑफ 36,000 कितना, 18,000 डेट में एंड 18,000 इक्विटी में, 18,000 डेट 18,000 इक्विटी। सर एक्सेस मनी कुछ बचेगा क्या, मेरे पास एक्सेस मनी नहीं बचेगा, लेकिन अर्निंग देखते हैं। सर पहले मेरी अर्निंग कितनी होती थी और बाद में मेरी अर्निंग कितनी है। सर पहले मेरी अर्निंग होती थी, जो भी मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट था उसका 12.5%, 12.5% की अर्निंग होती थी। तो या फिर ऐसा बोल, या तो ऐसा कर सकते हो, होल्डिंग का 12.5, 36,000 का 12.5 कर सकते हो, या तो जो मेरी अर्निंग होती थी 30,000 उसका 15% कर सकते हो। तो दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। बिफोर क्या था, 15% ऑफ ईबीआईटी, दैट इज योर 15% ऑफ 30,000, दैट इज योर 4,500, ठीक है। आफ्टर अर्निंग क्या होगी सर, आफ्टर अर्निंग होगी, देखो पहले तो इक्विटी पे अर्निंग होगी मेरी कितनी, सर इक्विटी पे अर्निंग होगी आपकी, देखो इसमें के कितना है 20%, और इक्विटी मेरी होल्डिंग कितनी है 18,000, तो 18,000 का 20% कितना हो गया, 18,000 का 20% हो गया 3,600, प्लस मेरे को इंटरेस्ट भी मिलेगा ऑन डेट,
इंटरेस्ट भी मिलेगा कितना सर 10% ऑफ 18,000 दैट इज और 1800। तो टोटल कितना हो गया सर 5400। इंक्रीज कितना हो गया अर्निंग में इंक्रीज कितना हो गया सर 900 रुपीज़। कितना हो गया 900 रुपीज़। यार मैं आपको क्या बोल रहा हूँ ये कंसेप्ट ना मेरा बहुत क्लियर है। आपको किसी भी पॉइंट पे कहीं भी आप अटको मैं हर लेवल का डाउट आपका लेने के लिए तैयार हूँ ठीक है। इसीलिए मैं बार बार ये चीज़ों को बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे टाइम में बहुत गंदा हाल था यार सच्ची। अभी अगर टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो इट्स हेड्स ऑफ टू देम क्योंकि मेरे को बेचैनी होती थी मज़ा नहीं आता जब तक लॉजिक नहीं समझ में आया मेरे को ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दैट इज अ 10th क्वेश्चन। मेरे ख्याल से 10th क्वेश्चन लास्ट है। 10th क्वेश्चन नहीं करना है। 10th क्वेश्चन अभी आगे आएगा अभी अपन ने पढ़ा नहीं है इसको। विद दिस हमारा हो जाता है क्या मॉडल विदाउट टैक्स 1958 वाला जिस जो बोलता है कि सर कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर मैटर नहीं करते आपका क्या कॉस्ट ऑफ आपका वेल्थ जो ओवरऑल कॉस्ट है ना फर्म का वो कैपिटल स्ट्रक्चर से मैटर नहीं करते। लेकिन सर ये क्या आइडियल कंडीशन है कि रियल में ऐसा होता है। बट इन रियल लाइफ आर्बिट्राज प्रोसेस जो हम करने की कोशिश करते हैं फेल हो जाते हैं वर्क नहीं करते। क्यों क्योंकि सब कोई डेढ़ होशियार है। हम ही डेढ़ होशियार नहीं है सब कोई डेढ़ होशियार है। इम्परफेक्शन इन द कैपिटल मार्केट परफेक्ट नहीं होते क्योंकि वही हमारा सबसे पहले एजम्पशन था। एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट सर ट्रांजेक्शन कॉस्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो अगर आप सोच रहे हो कि 900 रुपये का फायदा करोगे उधर 1000 रुपये का खर्चा लग गया उसको बेच के इधर खरीदने में तो करोगे क्या नहीं करोगे। प्रेजेंस ऑफ कॉर्पोरेट इनकम टैक्स इधर आपने बेच दिया इधर आपने ले लिया इधर आपका इनकम में या फिर बेचने पे टैक्स लग गया तो या इनकम पे टैक्स लग गया तो या कुछ भी हो सकता है भाई टैक्सेस तो है ना वहाँ पे चाहे सेल्स टैक्स ले लो सर्विस टैक्स ले लो इनकम टैक्स ले लो जो भी ले लो टैक्सेस तो है ना। तो शुद्ध कमाई मिल पाएगी क्या उस आर्बिट्राज का फायदा शुद्ध मिल पाएगा क्या नहीं मिल पाएगा ठीक है। सर अब हमारा मजा आ जाएगा लास्ट टॉपिक है इसका। सर टॉपिक तो ऐसे छोटे छोटे बहुत है लेकिन जो दिमाग घुमाने वाला टॉपिक है ना वो एक लास्ट है। ये भी दिमाग नहीं घुमाएगा मैं बैठा हूँ ना आपके साथ मैं बैठा है ना जी काय को दिक्कत है। चलो चलो जी चलो 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 एक सेकेंड। कभी भी बैठते हो ना आप पानी बॉटल लेके बैठा करो उससे क्या होता है तो उससे प्यास बुझती है। अच्छा वाह सर क्या नई बात बता दी है। हम्म चलो अप्रोच विथ टैक्स क्या बोलते हैं वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीजेस और कॉस्ट ऑफ द कैपिटल डिक्रीजेस व्हेन कॉर्पोरेट टैक्स एग्जिस्ट। सर जब कॉर्पोरेट में टैक्सेस एग्जिस्ट करते हैं ना तो वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज हो जाती है। अब आप बोलोगे कैसे तो मैं बोलूँगा टैक्स का बेनिफिट मिलता है टैक्स शील्ड मिलता है ठीक है टैक्स का बेनिफिट मिलता है टैक्स शील्ड मिलता है तो अर्निंग बढ़ जाती है। मैं को अगर क्या बोलना चाहिए याद है क्या टैक्स शील्ड वाला एग्जांपल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में किया था अपन ने हमारी अर्निंग वो वाला एग्जांपल याद है जिसमें क्या बोलते हैं तो 40 लाख का इंटरेस्ट था और 40% का आपका वॉट टैक्सेस थे तो हमारा इफेक्टिवली 26 लाख हो रहा था 26 लाख हो रहा था ठीक है इंटरेस्ट। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ इसको। अगर मैंने डेट लिया है तो मेरे को टैक्स शील्ड का फायदा मिलेगा। अगर टैक्स शील्ड का फायदा मिलेगा तो मेरी वैल्यू फर्म की बढ़ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है सर बढ़ जाएगी ऑब्वियस सी बात है बढ़ जाएगी। एक और फायदा मिलेगा एक और फायदा मिलेगा किस टाइप का सर क्या बोलना चाहिए अपन डेट पे कमा रहे हैं 20% एंड डेट वालों को दे रहे हैं 10%। तो जो एक्स्ट्रा कमाई है शुद्ध कमाई है वो हमको मिलेगी। तो इसलिए वैल्यू ऑफ द लिवर्ड फर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ द अनलिवर्ड फर्म ठीक है जब टैक्सेस एग्जिस्ट करते हैं जब टैक्सेस एग्जिस्ट करते हैं। एक सेकेंड रुकना। तो देखो ये चीज तो मैंने आपको बताई कि भाई लिवर्ड फर्म की वैल्यू अनलिवर्ड फर्म से ज्यादा रहती बट कितनी ज्यादा उसको अपन कैलकुलेट करते हैं। समझना मेरी बात समझना। देखो हर साल मेरे को टैक्स का बेनिफिट कितना मिलेगा हर साल मेरे को टैक्स का बेनिफिट कितना मिलेगा सर इंटरेस्ट अगर मेरे जेब से जाता है आई ठीक है इंटरेस्ट मेरे जेब से आता है आई उसमें मेरे को आई इंटू टी का टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अपन बोलते हैं ना सर इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना लगा आई इंटू 1 - टी ऐसा बोलते हैं ना। टैक्स शील्डिंग के बाद इंटरेस्ट मेरे जेब से कितना लगा आई इंटू 1 - टी। एक्चुअल में इंटरेस्ट आई लगा लेकिन इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना लगा आई इंटू 1 - टी। तो ये जो डिफरेंस है इसका कौन सा डिफरेंस सर ये वाला जो डिफरेंस है ना आपका
ये जो आई इंटू टी है ना, ये अपनी सेविंग है। ये क्या, एक तरीके से अपनी जेब की सेविंग है। ये क्या है, इन टैक्स शील्ड है, बेसिकली टैक्स शील्ड है। आपको याद नहीं आ रहा है तो टैक्स शील्ड वाले टॉपिक में जाकर देख सकते हो। टैक्स रेट इनटू इंटरेस्ट अपना टैक्स की सेविंग है, ठीक है। लेकिन सर ये टैक्स शील्ड जो आई इंटू टी है, आई इंटू टी है, आई इंटू टी है, ये तो परपेचुअल चलते जाएगा। ये तो परपेचुअल चलते जाएगा, हर साल मिलेगा मेरे को। अब अगर इन सब की मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूं, इन सब की मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूं, प्रेजेंट वैल्यू निकालूं, एंड प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी सर, आई इंटू टी, आई इंटू टी, आई इंटू टी, आई इंटू टी, एंड सब में से मैं टी कॉमन निकालूं, सब में से मैं टी कॉमन निकालूं, तो अंदर में क्या बचेगा, आई प्लस। सर डायरेक्टली आई नहीं होगा, आई की प्रेजेंट वैल्यू होगी 1 + r × 1 + r²। समझ पा रहे हो भाई, ये पूरे इन सारे आई इंटू टी की वैल्यू को ना मैं प्रेजेंट वैल्यू में खींच के लाके ऐड करूं, तो कॉमन क्या निकल सकता है सब में से, सर टैक्स टी निकल सकता है कॉमन से। और अंदर के जितने भी टर्म्स है, अंदर के जितने भी टर्म्स है, उसकी सम किसके बराबर होगी सर, बॉन्ड की वैल्यू के बराबर, डेट के बराबर। भाई एक चीज तो अपन पढ़ के आए हैं कि सर फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, प्रेजेंट वैल्यू इज सम टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स, ठीक है। भाई फ्यूचर में जितने भी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, अगर मैं सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो वो आज के दिन में मेरे को प्रेजेंट वैल्यू देगा। और बॉन्ड के केस में अगर मेरे को हर साल इनफाइनाइट तरीके से इंटरेस्ट मिलते जाएगा, मिलते जाएगा, मिलते जाएगा, तो उन सब का टोटल आज के दिन उस डेट के बराबर नहीं होगा, उस डेट की वैल्यू के बराबर नहीं होगा। सर बिल्कुल होगा डेट की वैल्यू के बराबर। तो अल्टीमेटली आई इंटू डेट लिख सकता हूं मैं। भले मेरी टैक्स की शील्डिंग, टैक्स की शील्डिंग, टैक्स की सेविंग हर साल आई इंटू टी है, लेकिन अगर मेरे को आज के दिन में एक एक सिंगल वैल्यू लिखनी हो सबका सम टोटल प्रेजेंट करके, तो मैं लिख सकता हूं टी इंटू डी, टी इंटू डी, टैक्स इंटू डेट का वैल्यू, टैक्स इंटू डेट का वैल्यू। तो जो अपन यहां पे लिख रहे हैं ना, ये देखो, वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म प्लस टैक्स इंटू बोरोइंग, टैक्स इंटू बोरोइंग, ये टोटल क्या है सर, दिस इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड। ये कोई भी ऐसे रैंडम वैल्यू नहीं है, ये हर साल के टैक्स वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू खींचेंगे ना तो आती है इसकी व्हाट, टैक्स इंटू टी इंटू बोरोइंग, ठीक है, टी इंटू बोरोइंग। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इफ डेट होल्डर पेस पर्सनल इनकम टैक्स। अगर सर डेट होल्डर पर्सनल इनकम टैक्स पे करेगा तो इधर कंपनी अपना टैक्स बचाएगी, वहां पे डेट होल्डर अपना टैक्स पे करेगा, तो बात तो एक ही बात होगी ना। फिर तो फिर क्या, फिर मतलब कुछ अलग से बेनिफिट मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है फिर तो, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, देन वी कैन प्राउडली से कि सर मोटा मोटी मेजर पार्ट अपना हो गया, ठीक है। देखो, ब्लू लिमिटेड एंड ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप सिर्फ मेरे को फॉलो करो। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे एक फॉर्मूला आपने छुड़वा दिया था, यहाँ पे फॉर्मूला आपने छुड़वा दिया था, कौन सा, ये वाला एंड ये वाला। अगर मैं आप क्या हो, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको नीड ही नहीं है इन फॉर्मूले की, आपको नीड नहीं है फॉर्मूले की, आपको सिर्फ इस फॉर्मूले की नीड है, बाकी लॉजिकली मैं आपको सिखा दूंगा, बाकी मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, सब एकदम लॉजिकल निकालना सिखा दूंगा। क्योंकि चाहो ना तो ये जो दो फॉर्मूले हैं अभी जो अपन एग्जाम्पल करने वाले हैं उसमें अपन यूज कर सकते हैं, लेकिन आप कितने फॉर्मूले याद करोगे और कैसे याद करोगे, इतने कंफ्यूजिंग फॉर्मूले, ठीक है। तो मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, चलो विद दैट लॉजिक आपका चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। देखो क्या बोल रहे हैं, ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी, सर सारी की सारी इक्विटी है, डेट नहीं है, इस कंसिडरिंग, यानी कि ये अनलिवर्ड फर्म है, अनलिवर्ड फर्म है, इस कंसिडरिंग टू रीपर्चेस 275 लाख ऑफ इक्विटी शेयर, 275 लाख के इक्विटी शेयर लेने वाले हैं, एंड टू रिप्लेस इट विद 15% डिवेंचर ऑफ द सेम अमाउंट। सर 275 के ही डिवेंचर लेने वाले हैं, अच्छा। करेंट मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी इज 1,1750 लैक्स, 1750 लाख है करेंट कंपनी की वैल्यू। तो देखो 1750 में से वो क्या करना चाहते हैं, 275 को डेट करना चाहते हैं, एंड बैलेंस अमाउंट को वो क्या रखना चाहते हैं, इक्विटी। सर बैलेंस कितना हो जाएगा, बैलेंस कितना हो जाएगा, हो जाएगा 1475, 1475। यस सॉरी, सिस्टम बंद हो गया था, हाँ। तो हम कहाँ थे सर, 1750 में से 275 डेट एंड बाकी आपका इक्विटी। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं, विद इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज 20%, सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20% के ओ, कंपनीज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन कांस्टेंट। तो सर अभी उसका अर्निंग कितना हो रहा है, अभी अर्निंग कितनी हो रही है, अभी ईबीआईटी कितनी है, तो सर देखो अभी की उसकी वैल्यू कितनी है,
सर ये है, देख, वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होता है, वैल्यू ऑफ द फर्म होता है EBIT, नेट ऑपरेटिंग इनकम अपॉन KO। सर वैल्यू ऑफ द फर्म दे रखा है 1750, इंटू KO करेंगे अगर 20%, तो अपने को क्या आ जाएगा सर, EBIT आ जाएगा। क्या आ जाएगा, EBIT आ जाएगा, ठीक है। टैक्स दे रखा है क्या, नहीं EBIT नहीं आएगा, सॉरी, और नेट इनकम आएगा, क्योंकि इक्विटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि अपन इक्विटी की बात करते हैं, नेट इनकम आएगा। सर नेट इनकम कितना हो गया, सर नेट इनकम हो गया 1750 इंटू 20%, दैट इज योर 350। कितना हो गया, 350। अब हमको EBIT चाहिए, हमको नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। तो एक बात बताओ, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है सर, EBIT माइनस इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स इक्वल्स टू, यहाँ रुको, ऐसे अगर आपको डाउट हो रहा है ना तो मैं आपको बताता हूँ, रुको। पहला केस क्या था सर, केस नंबर 1, दैट इज योर ऑल इक्विटी फंड कंपनी, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी थी, वैल्यू ऑफ द फर्म, सर वैल्यू ऑफ द फर्म थी 1750। KO था कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20%। मेरे को एक बात बताओ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे आता है, नेट इनकम अपॉन KO इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फर्म, एंड वैल्यू ऑफ द फर्म दे रखा है 1750। तो सर यहाँ से नेट इनकम कितना निकल आएगा, KO इंटू 1750, दैट इज योर 350, क्योंकि KO की वैल्यू कितनी है, 20%। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो सर हरी झंडी दो। सर हम कैसे बताएं आपको, आप इंस्टाग्राम में, सॉरी टेलीग्राम में आप मैसेज करना, ठीक है, अगर डाउट हो तो। बाकी मैं समझ के चलूंगा कि आपको आ रहे हैं। 350 हो गई वैल्यू, लेकिन सर 350, एक बात बताओ, जब भी अपन लिवर्ड अनलिवर्ड वाला गेम खेलते हैं, क्या चीज़ कांस्टेंट रहता है सर, EBIT कांस्टेंट रहता है। नोट्स में भी आप देख लो अगर याद नहीं आ रहा तो, सर EBIT कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो हमको EBIT निकालना पड़ेगा। लेकिन सर अगर स्टेटमेंट ऑफ इनकम निकालो, बनाओ, तो क्या होता है सर, EBIT जनरली रहता है, उसमें अपन इंटरेस्ट माइनस करते हैं, PBT बनता है, फिर टैक्स माइनस करते हैं, फिर वो PAT बनता है, नेट इनकम बोलो या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलो। सर EBIT नहीं पता है, इंटरेस्ट जीरो है क्योंकि ऑल इक्विटी फाइनेंस वाली फॉर्म है। सर PBT निकालना है अपन को, PBT निकालना है, वही अपने EBT के बराबर हो जाएगा, वही अपने EBT के बराबर हो जाएगा। तो देखो नेट इनकम अपना दे रहा है 350। सर यहाँ पे PBT को मैं क्या रखूँ, एक्स की वैल्यू क्या रखूँ, ताकि इसमें से अगर अपन 30% माइनस करें तो 350 आ जाए। तो सर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500। कैसे, दो तरीके से। एक तो अपन बोल सकते हैं एक्स इंटू 1 - 30% इक्वल टू 350। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 350 डिवाइड बाय 1 - 30%, विच कम्स टू योर 500, ठीक है, ऐसा। तो इसकी वैल्यू आ गई 500, यानी EBIT की वैल्यू कितनी है सर, EBIT हो गया 500। EBIT कितना हो गया, 500, ओके। सर ये बोल रहा है कि सेम EBIT को आगे भी मेंटेन करना है। जब हम अपना कैपिटल को ऐसा कर देंगे ना, तभी भी सेम EBIT रहेगा, तभी भी सेम EBIT रहेगा, ठीक है, तभी भी सेम EBIT रहेगा। सर तो निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ द कंपनी, ठीक है। सर एक चीज आप ध्यान रखना, मॉडल, अभी तक ऊपर जो भी हम जहां पे भी वैल्यू निकाल रहे थे, अभी तक हम जहां पे भी वैल्यू ऑफ द फर्म निकाल रहे थे, सीधा अपन क्या कर रहे थे, इक्विटी का नेट इनकम अपॉन KE, ठीक है, टोटल निकाल रहे थे तो EBIT अपॉन KO ऐसे निकाल रहे थे। लेकिन सर जब भी टैक्स दिया रहता है और आपको बोलेगा क्या, अप्रोच लगाना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा सर, अपने को ये इक्वेशन ध्यान होनी चाहिए क्या, कि वैल्यू ऑफ द लिवर्ड फर्म इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द अनलिवर्ड फर्म प्लस व्हाट, योर T इंटू बेनिफिट। अच्छा वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म कितनी है, 1750, ये तो क्वेश्चन में दे रखी है। टैक्स दे रखा है 30%, और बोरोइंग कितनी होगी सर, 275। कितना हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा आपका 275 इंटू 30%, दैट इज योर 82.5 प्लस 1750, 1832.5, 1832.5 क्या आंसर है क्या ये वाला, देखो आपका, यस 1832.5 वैल्यू ऑफ द फॉर्म आ गई, ठीक है, वैल्यू ऑफ द फॉर्म आ गई। चेंज इन द मार्केट वैल्यू निकल सकता है भाई, इतना था इतना हो गया, तो बेसिकली ये चेंज हो जाएगा मार्केट वैल्यू में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट पार्ट क्या बोला है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा जी, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सर दोनों चीज निकालनी है। मेरे को एक बात बताओ, इक्विटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, इसमें से अगर आपका 275 का डेट है, इसमें से 275 का डेट है, तो बची हुई वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्विटी हो जाएगी। बची हुई वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्विटी की मार्केट वैल्यू हो जाएगी, वन 1832.5 माइनस 275 अगर करें अपन तो 1557.5,
57.5। ये क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। एंड इक्विटी वाले की अर्निंग क्या बचेगी सर? ईबीआईटी है आपका कितना? 500। सर इंटरेस्ट अपना लेस हो जाएगा कितना? इंटरेस्ट कितना लेस होगा? 275 का 15%। 275 का 15%, 41.25। कितना बचा? -500, 458.78, 458.75। माइनस हो जाएगा टैक्स आपका 30% का, वो कितना हो जाएगा? 137.625। लेस कितना हो गया? नेट प्रॉफिट कितना हो गया? प्लस 458.75। कुल मिला के 321,125, 321,125 ऐसा प्रॉफिट है जो इक्विटी वाले को मिलेगा। सर इक्विटी वाले को इतना प्रॉफिट मिलेगा, इतनी उनकी वैल्यू है, तो सर के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना हो जाएगा? 321.125 डिवाइड बाय 1557.5, दैट इज योर व्हाट? कितना आ गया? 20.61%, 20.617, दैट इज योर 62 बोल लेते हैं, 20.62% राउंड ऑफ में। के ई की वैल्यू कितनी आ गई? 20.62। अब सर ओवरऑल डेट कैसे निकालना है? ओवरऑल कॉस्ट कैसे निकालना है? ओवरऑल कॉस्ट बेसिकली डब्ल्यू कैसे निकालते थे सर? एक तो कॉस्ट निकालते थे, पहले इक्विटी ले लो, डेट ले लो। सर डेट का कॉस्ट कितना है? 15%, लेकिन आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा? 15% माइनस 30%, ठीक है, कितना हो गया? 10.5%। एंड इक्विटी का कॉस्ट तो अपन ने निकाल लिया 20.62। इसके वेट कितने हो जाएंगे सर? इस 1832 में से 275 का डेट है, तो डेट की होल्डिंग कितनी हो जाएगी? 15%। तो अगर ये 15% हो गया एंड ये आपका 85% हो गया, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? सॉरी, ये 15% हो गया, ये 85% हो गया, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? देखो 20.62 इंटू 85%, दैट इज योर 17.527 एंड 10.5 इंटू 15%, दैट इज योर 1.575। टोटल कितना हो गया? 19.10%, 19.102%। ठीक है, देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 19 पॉइंट वही 102, वही राउंड ऑफ में। चलो जी, और देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए इसने क्या तरीका अपनाया है? इसने ये वाला फॉर्मूला लगाया है। इसने ये वाला फॉर्मूला लगाया है। क्या हमको ये फॉर्मूला कभी याद होगा क्या जीवन? मेरे को तो नहीं होता है भाई, मेरे को तो नहीं होता है। ठीक है, केओ के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया है बड़ा सा। क्या ये निकाल पाओगे क्या? सर मैं तो नहीं निकाल पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं ऐसे कर सकता हूँ ज़रूर। कैसे? ऐसे ज़रूर कर सकता हूँ, इस मेथड से कर सकता हूँ, इस मेथड से इक्विटी निकाल सकता हूँ। ठीक है, ये बहुत इजी तरीका है इक्विटी निकालने का, एज कम्पेयर टू वो लंबा चौड़ा फॉर्मूला। चलो जी, विद दिस हमारा एम एंड पांचों के पांचों मोड, सॉरी पांचों के पांचों अप्रोच हमारे हो गए।